बच्चों आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं 1D 2D और 3D मोशन। कल हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे थे तो टाइम ओवर हो गया था। आज हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा 1D मोशन किसे कहते हैं, 2D मोशन किसे कहते हैं और 3D मोशन किसे कहते हैं। क्या लगता है आपको 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? ठीक है, अभी देखिए 1D मोशन क्या हो सकता है, 2D क्या हो सकता है, 3D मोशन हम किसे कह सकते हैं। कैन यू गिव मी सम पॉइंट्स, सम हिंट्स? यस शुभम, पुलकित, निखिल, व्हाट वी मीन बाय 1D 2D? हाँ, क्या होता है 1D मोशन? हमारा टॉपिक है मोशन से रिलेटेड 1D मोशन। देखो, अब जैसे मेरे सामने यहाँ पे एक पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में। ठीक है, एक केस है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि ये आगे भी जा सकता है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, प्लस ये लेफ्ट राइट भी जा सकता है। थोड़ा थोड़ा इमेजिन करते हुए चलना बच्चे साथ में। आगे स्ट्रेट भी जा सकता है ऑब्जेक्ट और प्लस वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इस टाइप से हमारा जो मोशन होगा, इस मोशन को हम लोग बोल सकते हैं 1 डायमेंशन मोशन। मतलब हम ऐसे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, और 2 डायमेंशन मतलब कि वो बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका मोशन लेफ्ट और राइट भी साथ साथ में हो सकता है। आगे पीछे तो हो ही सकता है, बट उसके साथ साथ वो बॉडी लेफ्ट और राइट भी मूव कर सके, तो हम इस मोशन को 2D मोशन कह सकते हैं। और अगर साथ साथ वो हाइट में भी जा सके, जैसे आगे जाए, लेफ्ट राइट जा सके, प्लस ऊपर नीचे भी उसका मोशन हो सके, तो बच्चों हम इस मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन का नाम दे सकते हैं। हम इसको 3D मोशन कह सकते हैं, 3D मोशन। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पॉइंट 1D 2D एंड 3D? कुछ समझ आई? थोड़ा सा एग्जांपल समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। अब जैसे एक बात बताओ, एक बोला आप। एयरप्लेन का मोशन कैसे हो सकता है? एयरप्लेन, भाई एयरप्लेन कैसे मूव कर सकता है? एयरप्लेन का मोशन कैसा हो सकता है? एक तो वो जा सकता है ऐसे बिल्कुल सीधा एक लाइन में आगे। अब चलते चलते जब वो ऐसे बिल्कुल सीधा आगे जा रहा है, रनवे पे पहले ऐसे ऐसे सीधा जा रहा है, तो रनवे एंड होने से वो ग्राउंड से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो मतलब एक तो वो ग्राउंड से दूर जा रहा है, ऐसे हाइट पर जा रहा है ऊपर, ये एक एक्सिस हो गई। दूसरा वो आगे की तरफ जा रहा है एक लाइन में, ये उसकी दूसरी एक्सिस हो गई। और चलते चलते अगर वो एयरप्लेन ऐसे लेफ्ट या राइट में टर्न हो गया, तो ये बच्चे उसकी तीसरी एक्सिस में मोशन होने लगा। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम मोशन का क्या नाम रख देंगे? 3D मोशन। समझ आई ये बात? यस सर। अच्छा, अब बताओ, हम लोग जब एक्टिवा चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्या हम लोग आगे जा सकते हैं और पीछे जा सकते हैं? एक एक करके आंसर करना है। ये कैन वी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? ये हमारा एक एक्सिस। कैन वी मूव एट द सेम टाइम लेफ्ट एंड राइट व्हाइल गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? यस सर। तो ये हमारी 2 डायमेंशंस हो गई बच्चे। कैन वी मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड व्हाइल गोइंग फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट? उसके साथ साथ नो सर। ऊंचाई पर नो जा- सर। नो सर। नहीं जा सकते? कोई कार कार कर सकती है नो ऐसा? सर। कार, ट्रक, बस, नो सर। ट्रेन? नो सर। तो ये सब बॉडीज में मोशन 2 डायमेंशन हुआ। 2 डायमेंशन मतलब आप एक तो आगे एक लाइन के लॉन्ग जा सकते हो, एक आप लेफ्ट और राइट के लॉन्ग जा सकते हो, तो ये भी 2 डायमेंशन हुआ। अच्छा, इस हिसाब से सोचो, काइट फ्लाइंग, काइट का मोशन कितने डायमेंशन हो सकता है इस तरह 3D। से? 3D 3D, क्योंकि जब मैं काइट फ्लाई करूंगा तो काइट मेरे से दूर जा सकती है, मेरे पास आ सकती है, तो मैं इसको एक एक्सिस मान लेता हूं। काइट फ्लाई करते करते थोड़ा लेफ्ट टर्न हो सकती है, थोड़ी राइट टर्न हो सकती है, इसको मैं 2D मान लेता हूं, सेकंड एक्सिस। और काइट फ्लाई करते करते थोड़ी और ऊंचाई पे जा सकती है, थोड़ी नीचे आ सकती है, तो ये जो हाइट वाला फैक्टर है, इसको मैं अपनी तीसरी एक्सिस मान लेता हूं। तो काइट का मोशन कितने एक्सिस हुआ बच्चों?
3D 3D। तो ये मैंने आपको समझाया है सिंपल मीनिंग में 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और सिंपल मीनिंग में 3D क्या होता है। सो एनी डाउट इन दिस पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट No, नहीं है sir. ना? चलिए अब सेकंड पॉइंट में आपको सेकंड एग्जांपल यहां पर देता हूं जिससे आप थोड़ा सा समझ सकें। तो अब इसको मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके लिख के एक एग्जांपल समझाता हूं जिससे आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों टोटल कितनी एक्सिस होती हैं? एक्सिस टोटल कितनी एक्सिस होती हैं? 3 एक्सिस। वेरी गुड। कैन यू नेम देम? Very good. The right name is x-axis, y-axis, and z-axis. Can you tell me which one is x, which one is y, which one is z? Length, breadth, height. Yes. Now answer is the motion. आपका मोशन जिस भी लाइन के अलोंग हो उस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे। अब जैसे मानो एक बॉडी ने यहां ओ से चलना स्टार्ट किया तो ओ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों उसने ओ से एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट किया तो भी मैं हम दिखाता हूं कि ऐसे जा रही है वो, ओ से ऐसे स्ट्रेट ऐसे। तो ये जिस स्ट्रेट लाइन में उस बॉडी का मोशन हो रहा है हम इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस का नाम देंगे। एक्स एक्सिस क्या नाम देंगे बच्चों? एक्स एक्सिस। जिसमें ये बात याद रखना भाई, कोई भी चीज जिस भी लाइन में चल सकती है आप उसको एक्स एक्सिस कहेंगे। अच्छा प्रैक्टिकली सोचिए, चलिए प्रैक्टिकली सोचिए, मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने अपने डोर से बाहर जाते ही एक स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर दिया तो फिजिक्स कहती है कि उस स्ट्रेट लाइन में जहां आपका मोशन हो रहा है आप उसको क्या नाम देंगे बच्चे? एक्स एक्सिस। ठीक है, हमेशा ऐसी लाइन को एक्स एक्सिस का हम एक नाम दे देंगे। अच्छा, अब उस एक्स एक्सिस से अगर हमने परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करी, उस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हम लोगों ने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी तो बच्चों हम इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम रखेंगे कौन सी एक्सिस? अच्छा, अब अगर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करी तो इस तीसरी परपेंडिकुलर लाइन का नाम हम क्या रखेंगे? जेड एक्सिस। तो ऐसे कितनी एक्सिस हम लोग बना सकते हैं बच्चों? 3। 3 एक्सिस आप बना सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि क्या सच में ऐसी 3 एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं? आप अभी कहीं पर भी अपने रूम में होंगे, आप अपने रूम को देखिए, क्या आपके रूम में 3 एक्सिस एग्जिस्ट कर रही हैं? Yes or no? Can you identify the 3 axes in your Yes. room? Length, breadth, height. Yes, length, breadth and height के अकॉर्डिंग can you identify? सब बच्चे देखेंगे। Can you identify 3 axes in your room? Please tell me. Can you identify the 3 axes in your room? Yes or no? Yes, sir. चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको 3 एक्सिस। मेरे रूम में जो 3 एक्सिस हैं अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चे। यहाँ स्क्रीन पर मेरे सामने एक डोर है और मैं वहां पर आपको 3 एक्सिस शो करने जा रहा हूं। देखिए वो जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, बिल्कुल दिस पॉइंट, दिस वन, दिस कॉर्नर पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम? origin point. अब इसमें एक लाइन मेरे पास यहां पर ऐसे जा रही है कि ये वाली मेरे पास यहां पर ऐसे सीधी एक लाइन ऐसे जा रही है डोर के लॉन्ग। ठीक है, तो मैं भी यहां से अपने हाथ से आपको शो कर रहा हूं ये लाइन। तो ये वाली लाइन मेरे पास एक एक्सिस हो जाएगी जिसको मैं एक्स एक्सिस कह सकता हूं या वाई या जेड। और वो जो दूसरी लाइन ऐसे ऊपर तरफ जा रही है ये वाली लाइन, इसको मैं यहाँ पे क्या नाम दे सकता हूँ? दिस वन इज कॉल्ड Y axis. वाई एक्सिस। और ये जो तीसरी लाइन अब आप यहाँ पे देखेंगे, तीसरी लाइन ये वाली, तो ये तीसरी लाइन इसको मैं यहाँ पे क्या नाम दे सकता हूँ बच्चों? Z axis. जेड एक्सिस। इस तरह से मेरे इस रूम में कितनी एक्सिस हो गई बच्चे? टोटल 3 एक्सिस होगी। चलिए ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 3 एक्सिस। अब मेरे मोशन को नोटिस करना ताकि मैं आपको समझा पाऊं 1 डायमेंशन मोशन क्या है, 2 डायमेंशन मोशन क्या है
और 3 डायमेंशन मोशन क्या है। तो अभी आप समझेंगे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर मैं इस तरह से खड़ा हूं बच्चों कि ये देखिए, अब मैं यहाँ पे डोर से कुछ दूर खड़ा हूं, इधर खड़ा हूं मैं, और मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन में चलता हूं। नोटिस करना मेरी बात को, जो मैं जो चीज पूछूंगा उसका आंसर करना है। अब जब मैं ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं, मेरा डिस्टेंस क्या इस वाली वॉल से चेंज हो रहा है? इस वाली वॉल से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे सीधा, क्या मेरा डिस्टेंस इस वाली वॉल से चेंज हो रहा है? No, No, sir. sir. अच्छा, क्या मेरा डिस्टेंस पीछे वाले डोर से चेंज हो रहा है? ऐसे जा रहा हूं मैं Yes, straight। sir. Yes, sir. अच्छा, क्या मेरा डिस्टेंस ऊपर ये जो सीलिंग है, जो छत है, उससे चेंज हो रहा है? No, sir. No, sir. तो बच्चों ये मेरा डिस्टेंस कितनी एक्सिस से, यानी कितनी सरफेस से या कितनी साइड से चेंज हो रहा है व्हेन आई मूव लाइक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन? 1. Yes, one. So this type of motion will be called one-dimensional motion. What type of motion? One dimensional. dimension. Now I am going to tell you the definition of one-dimensional motion. अब वन डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन है, इसका मतलब है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द पोजीशंस चेंजेस ओनली अलोंग वन एक्सिस। देखो ब्रेक करके समझो, और इस जो एग्जांपल दे रहा हूं उससे रिलेट करो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट्स पोजीशन चेंजेस ओनली अलोंग वन एक्सिस। क्लियर समझ आ रहा है एग्जांपल बच्चों? Yes, अब जब मैंने ऐसे Yes, sir. स्ट्रेट में मूव करा तो मेरी पोजीशंस कहां से चेंज हो रही हैं? ओनली अलोंग X-axis. one axis. वन एक्सिस। चलिए अब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं बच्चों, ऐसे जिगजैग टाइप मूव कर रहा हूं मैं अपने इस रूम में। ऐसे जाता हूं, थोड़ा सा टर्न होता हूं, इस तरफ जाता हूं, फिर ऐसे टर्न होता हूं, फिर इस तरफ जा रहा हूं। माय मोशन इज जिगजैग टाइप। तो अब मेरी पोजीशंस कितनी एक्सिस से चेंज हो रही हैं? चलिए, इस डोर से दूर जा रहा हूं मैं, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. इस वाली वॉल से दूर जा रहा हूं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या सीलिंग से दूर जा रहा हूं? क्या ऊपर वाली एक्सिस से दूर No, जा रहा हूं? sir. No. No, sir. नो। तो नाउ दिस मोशन इज कॉल्ड ए टू डायमेंशनल मोशन। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द सरफेस, कि एक इंसेक्ट ऐसे सरफेस पे क्रॉल करता हुआ जा रहा है, बताइए उसका मोशन कितने डायमेंशन होगा? सो नाउ व्हाट इज आंसर? 2D. 2-dimensional. ओके, अब एक इंसेक्ट या एक पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, उसका मोशन कैसा होगा? One dimensional. One dimensional. dimensional. अच्छा, एक काइट फ्लाई कर रही है, काइट फ्लाइंग, तो उसका मोशन कैसा होगा? 3-dimensional. 3 डायमेंशन। dimensional. वेरी गुड, उसका मोशन 3 डायमेंशंस में होगा। वेरी गुड। और एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, एयरप्लेन, तो 3-dimensional. 3-dimensional. अभी एयरप्लेन ऐसे फ्लाई करेगा, ऐसे आगे आएगा तो एक एक्सिस से दूर जा रहा है, चलते चलते जैसे रनवे खत्म हुआ, उसने ऊपर फ्लाइट किया तो अर्थ की सरफेस से, ग्राउंड से या ऊपर जो सीलिंग है उससे दूर जा रहा है, तो 2D हो गया। और चलते चलते उसने जैसे टर्न लिया लेफ्ट या राइट साइड में, तो भैया एक एक्सिस में उसका मोशन और क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आपका ये मोशन बना 3 डायमेंशनल मोशन। तो मुझे लगता है आप सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 1D 2D 3D। Yes, sir. Yes, एनी sir. डाउट? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. नो डाउट। ओके, तो सबको ये पॉइंट अच्छे से, यस सर पर तो ऊपर नीचे भी जा सकते। कौन कौन सा चीज ऊपर नीचे बेटा? इंसेक्ट। इंसेक्ट ऊपर नीचे जा सकता है, बट मैंने कंडीशन दी ना, मैंने आपको क्या बोला? इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। Crawl कर. दिस इज कंप्लीट स्टेटमेंट, क्रॉलिंग। ओके सर। तो इफ यू कंसीडर दैट, देन व्हाट इज योर आंसर? 2-dimensional. 2 डायमेंशनल। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन याद करेंगे बच्चों। डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स पोजीशंस चेंजेस ओनली अलोंग वन एक्सिस, only along one axis, then it is 1D. If changes dimension. along two axes, then it means 2D. 2 dimensional. when changes only along
3 एक्सिस देन इट इज 3D। सो जब 3 एक्सिस से चेंज हो जाता है बच्चों, तो हम इस मोशन को यहाँ पे नाम देते हैं 3D मोशन। चलिए इसको 3D। डायग्राम में दिखाएं, देखो ऐसे बनेगा। चलिए मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है इस ब्लू वाली लाइन के अलोंग, like this. My object is going along a blue line. Now I take some points on this line, A point, B point, and C point. Now try to understand the type motion. Is it 1D? Is it 2D? Is it 3D? तो मैं देखूंगा बच्चों वो x एक्सिस से दूर नहीं हो रहा है। ये देखो, हो रहा है x एक्सिस से दूर? No, sir. अच्छा, मैं देखूंगा वो y एक्सिस से दूर हो रहा है। Yes, sir. तो भैया उसका मोशन कितने डायमेंशन हुआ? 1D हो गया। ठीक है, 1D हो गया। और जो ये तीसरी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, प्रैक्टिकली ये कौन सी होती है? इसका क्या मतलब है? हाइट। इसका मतलब होता है हाइट। चलिए इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को। ये जो तीसरी एक्सिस होती है बच्चों, इसका मतलब होता है आपका हाइट वाला पॉइंट। तो एक बार इस वाले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे का डाउट यहाँ पे ना रहे। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ये हाइट वाले पॉइंट को हम लोग। 1 सेकेंड। देखिए अभी यहाँ पे इस हाई पॉइंट को समझने के लिए ये देखिए, इस वाले डायग्राम में आप आइए, यहाँ पर सॉरी ये चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ये तीनों चीजों की, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि ये वाला पॉइंट जो हो गया ओरिजिन पॉइंट, और यहां से ये जो चीज ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या हो गया बच्चों मेरे पास? ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये क्या हो जाएगा? ये हाइट। ये जेड एक्सिस है। इस एक्सिस का नाम है बच्चों यहाँ पे जेड एक्सिस, और ये हम लोगों के पास है यहाँ पे एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो जब तक आपका मोशन कुछ हाइट पर नहीं होता है, आप उस मोशन को कैसा मानेंगे? जब तक वो हाइट पर ना हो रहा हूं बच्चों, कैसा मानेंगे? 1D और 2D। और जैसे वो हाइट क्रिएट होगी मोशन के अंदर, आप अप एंड डाउन जाएंगे, तो उस तरह के मोशन को कैसा मानेंगे? 3D। चलिए अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल इसका देता हूं, एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। उसको उस पर अप्लाई करके देखते हैं अब आप इस चीज का क्या आंसर देंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन है कि अगर यहां पर ये है सन और ये है अर्थ, ये व्हाइट कलर से हम यहां पे शो कर देते हैं अर्थ, एंड दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो आपको टाइप ऑफ मोशन बताना है। बोलिए Sir, बच्चे। 2D. Is this motion a 1D motion? Is it motion a 2D motion, or is it a 3D motion? Earth revolving around the sun in the circular orbit. 1D। 1D. 1D? क्यों? Sir, 2D. Why it is 1D? 2D। अच्छा चलिए 1D, 2D और 3D, किस किस बच्चे को लगता है that this motion can be a 3D motion? Raise your hands Sir, अगर if you think it is 3D. Down. 3D motion तो नहीं है ये? Do you think it is 3D motion? Please raise your hands No. बच्चों. Please Sir. raise your hands. Is this 1D, is it 2D or is it 3D? तो चलिए इसको हम लोग डेमो करके देखते हैं कि ये 1D मोशन है, ये 2D मोशन है, ये 3D मोशन है। इसका हम लोग एक डेमो यहाँ पर समझते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। देखिए
अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक फोन है, ये मोबाइल फोन है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है सन की पोजीशन, ये सन है, और मेरे पास यहाँ पे मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये है अर्थ। तो ये बच्चों सामने है आपके, मोबाइल को ट्रीट एज अ सन एंड ट्रीट दिस पेन एज एन अर्थ। तो अगर ये अर्थ ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, ऐसे घूम रही है, क्या इसकी हाइट चेंज हो रही है? यस स्टूडेंट्स, आई वांट योर आंसर। क्या इसमें No, हाइट sir. चेंज हो रही है? नो सर। अच्छा, क्या ये No, sir. आगे No, की sir. तरफ जा No, रही है? sir. देखो, अब देखो, अगर ऐसे देखें, ये यहां से ऐसे ऐसे आगे की तरफ जा रही है, ठीक है? तो इसको आगे जाने को अगर वन एक्सिस Yes, मान ले, और ये यहां से ऐसे Yes. टर्न हो रही है, इसको सेकंड एक्सिस मान ले, मतलब कि इस कह दें ऐसे आगे जाने को एक्स एक्सिस, और ऐसे टर्न होने को कह दें वाई एक्सिस, तो फिर ये वापस हुई एक्स सर वो एक्सिस। तो सर्कुलर है ना। हाँ, वो तो सर्कुलर है ना, तो उसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है ना बेटा, ऐसे घूम रही है, बस ऐसे अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। क्या वो अर्थ की हाइट चेंज हो रही है क्या? ये सोच के बताओ। no. No, sir. तो ये कितने No, डायमेंशनल sir. मोशन हुआ? 2-dimensional. 2 डायमेंशनल। अब ये क्वेश्चन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार जब कोई चीज स्पेस में होती है तो हमें ऐसे लगता है कि वो 3 डायमेंशनल मोशन है। स्पेस में होने से 3 डायमेंशनल मोशन नहीं होता है। अगर वो स्ट्रेट मूव कर रही है तो भी उसका मोशन स्पेस में 1D हो सकता है। अगर वो रिवॉल्व कर रही है तो उसका जस्ट मोशन 2D हो सकता है। जब तक ये हाइट वाला फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तब तक आपका मोशन कैसा रहेगा बच्चों क्वेश्चंस के अंदर? यस, 2D. 2D. Two So motion of dimensional. earth revolving around the sun 1D और 2D। 2D. अच्छा ये बताइए, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ? 2D. 2D. अच्छा, वो जो हमारे पास इस तरह से झूला होता है, ऐसे ये अब इस तरह से ऊपर नीचे ये झूला जा रहा है, तो भैया 2D. उसका मोशन 2D कैसा है? 2D। Two dimensional. अच्छा, ये तो ऊपर जा रहा है बच्चों, ये झूला तो ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे भी आ रहा है, तो आप 2D क्यों कह रहे हो इसको? Sir, Sir, 1D. इसकी x एक्सिस चेंज हो रही वो है. आगे जा वेरी रही गुड। उसमें भी 2 ही तो एक्सिस चेंज हुई, एक बार ऊपर गया, चलो एक नीचे आया, ये 1 एक्सिस हो गई, प्लस एक ऐसे आगे की तरफ गया, पीछे आया, ये दूसरी एक्सिस होगी, क्योंकि वो ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे ऊपर गया, इधर घूमा, और इधर ऐसे वापस आया। यहां पे मेरे इस हाथ को ही आप देखो, ये किस वॉल से चेंज नहीं हो रहा? ये जो मेरे सामने वाली वॉल है, इससे तो मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। यस और नो? Yes, sir. तो यानी कि Yes, sir. यहां भी ये हमारा मोशन प्रैक्टिकली कैसा बना? 2D. 2D। सो कुछ बातें Sir. क्लियर हो रही हैं 1D 2D 3D को रिलेटेड? Yes, sir. सर यस बेटा बोलिए। सर जो सन और अर्थ है उनके बीच का डिस्टेंस भी तो सेम है और हाइट भी तो ये 1D होनी। देखो दोबारा बोलो क्वेश्चन एक बार, क्या बोला आपने? उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है बेटा, वो सेम ही एक्चुअली तो है। बेटा वो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको ये पॉइंट बताया था ना, जो अर्थ है वो सन के पास भी आती है, उससे दूर भी जाती है। द पाथ इज एलिप्टिकल, एग लाइक शेप में। अभी मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूं आपको कैसे, ठीक है? तो वो उसके पास भी आ रही है और उससे दूर भी जा रही है, ठीक है? लेकिन वो हाइट में वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन यहां पे माना जाएगा। नाउ एनी डाउट अप टू दिस? No, निकिता एनी डाउट बेटा? no, sir. चलो, इज नाउ इट इज क्लियर। चलिए अब हम इसको एक बार चेक करते हैं कि हमें इसकी डेफिनेशन पेपर में कैसे लिख के आनी है, नोट्स में कैसे गिवन है, और हमें क्या क्या पॉइंट्स उससे याद करने हैं। तो चलिए आपके सामने मैं नोट्स को शो कर रहा हूं, ठीक है? और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये टॉपिक दिया हुआ है। डिफाइन 1D 2D 3D मोशन एंड गिव एटलीस्ट 1 एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे 1D के अंदर आपको बताया है कि जो मोशन ऐसा होगा, position of an object changes only along one axis, only along one dimension। तो उसकी जो पोजीशन है वो एक डायमेंशन में चेंज हो रही है। एक डायमेंशन का मतलब किसी एक वॉल से किसी एक डायरेक्शन में वो दूर जा रहा है।
तो इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। जब भी आपकी कोई भी चीज सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही हो तो आप उसके एग्जाम्पल को वन डायमेंशन मोशन मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे मैंने दे दिया ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक मूव कर रही है, कोई चीज फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों? ये फ्री फॉल, सर ये अपनी पेन लिया मर्जी से मैंने चल रही है। और मैंने इस पेन को बस ऐसे छोड़ दिया और ये पेन ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेट नीचे जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जा तो ऐसे ही रहना बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जा रहा है बच्चे, तो इसको भी मोशन स्ट्रेट लाइन के कारण कितने डायमेंशन हो गया बच्चों? बोलो। अब देखो प्रैक्टिकली सोचो, ऐसे नीचे जाते हुए मेरे सामने वाली वॉल से चेंज नहीं हो रहा डिस्टेंस, मेरी ऊपर वाली छत से या नीचे ग्राउंड से ही Yes, चेंज sir. हो रहा है सिर्फ, और कहां से चेंज नहीं हो रहा? जो मेरे Yes. पीछे डोर है उस डोर से भी चेंज नहीं हो रहा। तो देखो फिर से, इस वॉल से चेंज नहीं हो रहा, पीछे वाले डोर से चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर वाली छत या नीचे वाले ग्राउंड से ही चेंज हो रहा है। इसलिए ये मोशन कितने डायमेंशंस में बना बच्चों? 1D. इस वाले टॉपिक से पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप से आएंगे कि आपको एग्जांपल्स देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा टाइप ऑफ मोशन। ये एनसीईआरटी में भी फर्स्ट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में चैप्टर 3 से। उसमें 5-6 सिचुएशंस आपको दी हुई हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उन सिचुएशंस में से कि ये 1D है या 2D है या 3D है। अब देखो ऐसे मैंने यहाँ 2D के एग्जाम्पल में दिया है मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे बड़ी गड़बड़ी करते हैं, वो बोल लिख देते हैं कि ये 3D है, उनको लगता है भाई प्लैनेट का मोशन 3D है, तो इट इज रॉन्ग, इट इज 2D मोशन। और मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है, क्योंकि यहाँ पे हाइट का चेंज नहीं होता है, इसलिए हमें इस मोशन को 2D ही मानना पड़ता है। चलिए देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आइए बच्चे, जिगजैग पाथ पर एक कार मूव कर रही है, तो बताइए क्यों 2D है उसका मोशन, 3D क्यों नहीं हुआ? सर हाइट चेंज हो रही. हाइट चेंज नहीं हो रही। अब तीसरे 3 डायमेंशनल मोशन में मैंने लिखा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन चेंज विद टाइम। यानी जो उसकी पोजीशन है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, तीनों एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही हो, तब हम उसके मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया काइट फ्लाइंग और द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन। क्लियर? यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? चलिए अब स्टार्ट Sir. करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों इस टॉपिक, इस चैप्टर से हमारा अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बच्चों आगे यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, इस डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by an object, traveled by an object, the length of actual path traveled by an object। इसको हम पाथ लेंथ भी बोल देते हैं, पाथ लेंथ, इन शॉर्ट वन वर्ड से कहना हो सो पाथ लेंथ। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। एक ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो ऐसे यहां पर गया बी पर, बी वाले पॉइंट से उसने 90 डिग्री एंगल का टर्न लिया और वो यहां पहुंच गया इस सी पॉइंट पर। अच्छा ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया। ये जो ए से बी का उसने पाथ कवर किया ये 2 मीटर लेंथ में था, और जो बी से सी का उसने पाथ कवर किया ये 3 मीटर लेंथ में था। तो बच्चों अब सब बच्चे इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें, एक्चुअल। देखो यहां पे एक्चुअल पाथ। अच्छा मैं साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ obtained by joining
initial position obtained by joining initial position to the final position। ठीक है बच्चों, मेरे इस डायग्राम में इनिशियल पोजीशन जो है, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, वो ए पॉइंट है, और जहां तक मोशन हो रहा है बच्चे वो सी पॉइंट है। तो मुझे क्या करना है कि इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देना है। सो यहां पे मैं यहां पर इस देखिए रेड वाली लाइन से इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर रहा हूं। अब मैं एक्चुअल में तो इस पाथ पे चलकर नहीं गया, मैं यहाँ पे ए से सी वाली लाइन पे, इस पिंक लाइन से तो नहीं गया, मैं एक्चुअल में गया था ए से बी और बी से सी। लेकिन मैंने जस्ट ऐसा इमेजिन करा कि मैं अपनी इनिशियल पोजीशन को फाइनल से ज्वाइन कर दूं। तो अब ये जो मेरे पास लेंथ होगी यहां पर, द लेंथ ऑफ एसी पाथ, लेंथ ऑफ एसी जो मेरे इनिशियल पोजीशन को फाइनल से ज्वाइन कर रही है बच्चों, इस लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहां पर जो मेरे एक्चुअल पाथ का लेंथ है, जिस पाथ पे मैं एक्चुअली ट्रेवल करके गया हूं, वो है ए बी वाली लेंथ प्लस बी सी वाली लेंथ। इस लेंथ को बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कहते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में, इस ट्रायंगल वाले एग्जाम्पल में, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? If you have learned this concept, can you apply that Distance. concept to find the value of distance? Distance 5 meter. Distance is 5 meter. 13. And what about displacement, students? H square. 13. 13. Displacement आएगा, Root 13. पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और ये AC वाली लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पाइथागोरस उसके लिए यूज होगा, मतलब कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी रूट 13। 9 प्लस 4 इट इज गोइंग टू बी रूट 13 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर यहां पर होने वाला है। तो बिल्कुल पहले पॉइंट से ही हम इस बात को अच्छे से कैच कर लें कि इनमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से इमेजिनरी कौन सा होता है जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है? यस स्टूडेंट्स, इमेजिनरी Displacement. डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल Distance. Distance. अच्छा, अभी आपके सामने मैं उस डायग्राम को शो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरी डेफिनेशन को एक बार याद करें, मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोला लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, कि भाई वो जो पाथ है वो कौन सा है, वो शॉर्टेस्ट है, वो एक्चुअल में नहीं चला हुआ पाथ है, वो है शॉर्टेस्ट, जो हमारी इनिशियल पोजीशन को डायरेक्टली उस फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करके बन रहा हूं, उसको हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग यहां पे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, इमेजिनरी। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों की लेंथ को कि भाई हमारा डिस्टेंस कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तो बच्चों हमें ये देखने को मिलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस की वैल्यू से या तो कम होती है या ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल हो सकती है। तो चलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, कि या तो ये डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है। चलिए अब आपको मैंने यहां पे एग्जांपल देना है कि कब ये बराबर हो सकती है और कब ये इक्वल होती हैं। तो Equal. देखिए, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। हाँ अभी ये देखो, मान लो एक बॉडी ने ऐसे ट्रेवल करा, पहले इस पिंक लाइन के लॉन्ग ए से चलकर बी तक, और सपोज उसने 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर बी पॉइंट पे वो रुकता है और दोबारा मोशन को स्टार्ट करता है, तो उसका दोबारा मोशन भी उसने ऐसे स्टार्ट करा बी से सी तक। ठीक है, अभी ये बी से सी तक उसने फिर जर्नी स्टार्ट करी, सपोज ये भी 1 मीटर है, फाइनली वो सी पॉइंट पर रुक जाता है। सी इज द फाइनल डेस्टिनेशन, ए इज द इनिशियल पोजीशन। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस एग्जांपल? डिस्टेंस 2 meter. Distance is
आप ऐसे लिखोगे लेंथ ऑफ ए बी प्लस द लेंथ ऑफ बी सी, सो दिस इज 2 मीटर। नाउ टेल मी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन माय एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 मीटर। नहीं है क्या 2 पहले? मीटर। बेटा एक बार बात को सुनो, पहले क्या है? डिस्प्लेसमेंट है जो आपकी इनिशियल पोजीशन है। प्लीज ध्यान से देखना, स्क्रीन पर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों इस समय? क्या दिख रहा है आपको इस समय? Straight line. नहीं, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। एरो दिख रहा है? एरो, यस सर। एरो दिख रहा है? तो मैंने एक एरो ड्रॉ करा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ये जो ब्लू कलर का पूरा एरो मैंने यहां पे ड्रॉ करा है बच्चे, इस एरो को डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर बोलेंगे। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है और इसी एरो को हम लोग वेक्टर भी बोल देते हैं, एरो। अभी एक पॉइंट के लिए आप समझ लीजिए कि वेक्टर का अर्थ होता है इस तरह से एक एरो बनाना जो इनिशियल से फाइनल तक बनता हूं। ठीक है, वैसे तो वेक्टर और स्केलर का हमारा पूरा एक अलग आगे चैप्टर आएगा, वहां बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन भी के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट मैं चाहता हूं आप ऐड कर लें अपने साथ, कि जब आप इनिशियल से फाइनल तक इस तरह एक एरो बना देते हैं, इसको भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट या एक वेक्टर कह सकते हैं। नाउ टेल मी, ये जो ब्लू वाला एरो होगा इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल? इस ब्लू एरो की टोटल लेंथ 2 meters. 2 मीटर ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे बच्चे हमारे पास 2 मीटर ही हो गई। और अब यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस? अंडर व्हाट कंडीशन? When object is When moving in a object straight is- line. It's moving in a straight line. yes, under what condition distance is equal to displacement? तो आंसर है when an object is moving in a straight line without turning, without changing its direction। जैसे पहले बी पॉइंट पे यहां डायरेक्शन चेंज हुआ था, अब अगर उसने बी पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज नहीं किया तो ये मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो आंसर लिख देते हैं हम, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेकर आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप इस थ्योरी में ध्यान रखिए कि जो डिस्टेंस है वो एक एक्चुअल पाथ का लेंथ है जिस पर हम चल रहे थे, इसलिए हम इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक इमेजिनरी पाथ है जो इनिशियल को डायरेक्टली फाइनल, इनिशियल और फाइनल को डायरेक्टली ज्वाइन करने से बनता है और ये एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस से या तो कम आती है या कुछ सर्टेन केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी आ सकते हैं। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. ओके, यहां तक हमारे पास हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये वैल्यू। अच्छा बच्चों, इनमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, चलिए इसका नोट में भी एक दो पॉइंट देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है, हमें क्या क्या याद करना है, फिर मैं अगला पॉइंट समझाता हूं। देखो यहां पर आप देखो मैंने क्वेश्चन डाला है, 6th टॉपिक को एज ए क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, which of these quantities is a scalar one and which one is a vector। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है कि it is the length of actual path traveled by a body between its initial and final position। भाई एक्चुअल में आपने जो पाथ ट्रेवल करा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ए वेक्टर ड्रॉन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। कि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर मतलब एक एरो ड्रॉ कर देंगे, वेक्टर का मतलब यहाँ एक एरो से है, और वो एरोस के इनिशियल पोजीशन से हम सीधा फाइनल पोजीशन तक ज्वाइन कर देंगे। उस एरो का यहाँ पे जो लेंथ आएगा हम उस लेंथ को क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है,
तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ये एक वेक्टर होता है, डिस्टेंस एक स्केलर होता है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं। तो कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन पॉइंट्स को क्लियर करूंगा कि क्या मतलब है वेक्टर होने से, कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, कब पॉजिटिव होती है, और प्लस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा।